नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों ने संसद घेराव की चेतावनी दी है। कहा कि मानसून सत्र के दौरान हर दिन घेराव किया जाएगा। 22 जुलाई से मानसून सत्र खत्म होने तक लगातार प्रदर्शन चलेगा। 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि टिकैत ने कहा कि शर्तों के साथ सरकार से बात नहीं होगी। किसानों ने संसद घेराव की चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉनसून सत्र के दौरान प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। संयुक्त मोर्चा की तरफ से कहा गया कि 22 जुलाई से मॉनसून सत्र खत्म होने तक प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जाएगा। 19 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। किसानों की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बयान दिया और कहा कि किसानों की तरफ से संसद का घेराव किया जाएगा। मॉनसून सत्र के दौरान 22 जुलाई से किसान संसद घेरेंगे। तो 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 22 जुलाई से किसान घेराव करेंगे संसद का। ये बड़ी और अहम खबर, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। किसानों ने संसद के घेराव की चेतावनी दी है। मानसून सत्र के दौरान प्रदर्शन करने का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया। तो एक बड़ा ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। 22 जुलाई से मानसून सत्र के दौरान संसद का घेराव किसान करेंगे और बातचीत को लेकर भी कहा कि शर्तों के साथ बातचीत नहीं होगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जतिन गोस्वामी जुड़ चुके हैं। जतिन, एक बड़ा ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है और किस तरह से रणनीति बनाई गई है संसद घेराव की किसानों की तरफ से? देखिए, ये तो साफ तौर पर कहा गया है कि जो संसद है उसका घेराव किया जाएगा और ये भी कहा गया है कि जो विपक्षी सांसद हैं उनसे पत्र लिखकर ये आग्रह किया जाएगा कि वो किसानों की मांग को संसद में उठाएं, मानसून सत्र में उठाएं। इसे इस तरह से विस्तारित रूप से समझें कि किसान ये रणनीति बना रहे हैं कि संसद के बाहर तो किसान रहेंगे और अंदर उनकी जो बात पहुंचाने वाले सांसद, जो विपक्षी दलों के सांसद हैं, वो रहेंगे। यानी कि दोनों तरफ से सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो किसानों ने तैयार की है और इस पर रणनीति पूरी तैयार की है। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की आज मीटिंग थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 26 तारीख को ही राकेश टिकैत इस बात को साफ कर चुके हैं कि जो समाधान है किसानों का वो पार्लियामेंट में निकलना है और जो कूच है वो दिल्ली की तरफ किया जा सकता है। और हमने उनसे पूछा भी था तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल दिल्ली जाएंगे तो फोकस जो है वो संसद ही होगा। क्योंकि मानसून सत्र है तो सुरक्षा की लिहाज से भी ये बेहद संवेदनशील हो सकता है। इसमें जाहिर तौर पर यह भी हो सकता है कि जो सुरक्षा है उसके दायरे में जब घुसने की कोशिश किसान करेंगे तो टकराव की स्थिति बन सकती है। तो ये जाहिर है चिंता बढ़ा देने वाला है देश की राजधानी के लिए भी। हमने देखा था कि 26 जनवरी को जब किसान दिल्ली में पहुंचे थे उस दौरान किस तरह से हिंसा हुई, इसके बाद क्या सरकार की तरफ से कोई इस बारे में जानकारी दी गई, इस पर कोई रिएक्शन दिया गया है? क्योंकि फिर अगर किसान दिल्ली में घुसते हैं, अनकंट्रोल होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी आखिर? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से जो आज रणनीति तय हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की, उस पर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन पूर्व में जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है और किसानों को फिर से आमंत्रित किया था कि वो बातचीत करें। लेकिन किसानों ने, ये आप पहले भी बता रहे थे कि सशर्त बात करने से मना कर दिया है। राकेश टिकैत से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि शर्तों के साथ कोई बात नहीं होगी। ये आपको बता दें कि 11 दौर की वार्ता जो है वो किसानों के जो प्रतिनिधि मंडल है उनकी सरकार के साथ हो चुकी है, जिसमें 40 संगठन हैं संयुक्त किसान मोर्चा में जो किसानों के हैं। लेकिन वो यही चाहते हैं कि रिपील नहीं हो कृषि कानून जो नए वाले हैं, वो चाहते हैं कि रद्द हो और संशोधन नहीं चाहते हैं और साथ ही साथ एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं। तो जाहिर है किसानों की इस मांग को सरकार जो है संशोधन के साथ करने के लिए तैयार है। तो दोनों तरफ से यही बात अटकी हुई है। सरकार कहती है संशोधन, लेकिन किसान कहते हैं कि रिपील हो, यानी कि पूरी तरह से रिपील ना हो, माफ कीजिए, वो चाहते हैं कि रद्द हो। तो जाहिर है कि ये टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए जतिन आपका बहुत शुक्रिया। किसानों की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में और रियायत बढ़ गई है। कल से जिम, सिनेमा हॉल और स्टेडियम को भी खोला जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य कर दिया गया है।
यूपी में और रियायतें बढ़ा दी गई हैं। सिनेमा हॉल और जिम भी 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। सेकेंड वेव की इंटेंसिटी जिस तरह से अब कम हो रही है और ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को भी अब फिर से शुरू किया जा रहा है। और अक्सर चुनावी मुद्दा बनने वाला डीएनए एक बार फिर से चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गाजियाबाद में कार्यक्रम के दौरान डीएनए को लेकर बड़ा बयान दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रोग्राम में संघ प्रमुख ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, भले ही वो किसी भी धर्म के क्यों न हो। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भी भ्रामक हैं, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक हैं। लोगों के बीच पूजा पद्धति के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता। उन्होंने मॉब लिंचिंग करने वालों के बारे में कहा कि ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। मोहन भागवत ने कहा कि यह सिद्ध हो चुका है कि हम पिछले 40,000 साल से एक पूर्वजों के वंशज हैं। इसमें एकजुट होने जैसी कोई बात है ही नहीं, सभी लोग पहले से ही एक साथ हैं। भागवत का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब यूपी से लगातार जबरन धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं। योगी सरकार ने भी धर्मांतरण को लेकर सख्ती शुरू कर दी है और चुनाव से पहले एक बार फिर से डीएनए का जिक्र संघ प्रमुख की तरफ से किया गया। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती। कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है। उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या ख्वाजा साहब जोड़ने चले, वो भी, उनको भी चिंता तो करनी पड़ती। परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हम अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में, और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहां लगानी है चुनाव में भी लगाते हैं, के बाद जरूर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। चुनाव को लेकर भी साथ साथ मुख्यमंत्री ने करोड़ों की सौगात भी गोरखपुर वासियों को दी है। सीएम योगी ने गोरखपुर को करीब 162 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 130 करोड़ की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास और 32 करोड़ की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले तक निवेश के नाम पर बाहर के लोग यूपी का नाम सुनते ही हंसने लगते थे। हमने पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को लेकर बनी नकारात्मक धारणा को तोड़ा है। 2016 में उत्तर प्रदेश देश में अर्थव्यवस्था के मामले में 6ठे नंबर पर था। 2017 के बाद से यहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। 2022 में देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। बड़ी ढांचागत परियोजनाओं और पारदर्शी निवेश प्रणाली के दम पर अगले 5 सालों में हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे। ये दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और गोरखपुर का 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का ये दौरा है। लोकल जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक करके चर्चा की है। जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यों के साथ उन्होंने चर्चा की।
और साथ ही चुनावी रणनीति भी बनाई गई है कि इस तरह से 2022 की चुनावी लड़ाई जो लड़नी है और सरकार की योजनाओं को किस तरह से जनता तक पहुंचाना है, इसके बारे में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ, जिला पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की है। 3 तस्वीरें उसी की आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। मुख्यमंत्री के तौर पर वो और उनके मंत्रिमंडल के सामने कई तरह की चुनौतियां रहेंगी, जिसका उन्हें मुकाबला करना होगा। खटीमा से 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी के सिर पर भले ही उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में ताज सज गया हो, लेकिन उनके सामने कड़ी चुनौतियां हैं। रिपोर्ट देखिए। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पुष्कर सिंह धामी कभी मंत्री नहीं रहे, अब सीधे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन जब से बीजेपी विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर सहमति बनी थी, बताया जा रहा था कि उत्तराखंड बीजेपी में सियासी उथल पुथल मच गई थी। 1-2 नहीं, उत्तराखंड बीजेपी के कई कद्दावर नेता धामी को कमान दिए जाने से नाराज थे। हालांकि जो नेता नाराज थे वो भी धामी की अगुवाई में काम करेंगे। किस किस नेता की नाराजगी की अटकलें थी, आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत, यशपाल आर्या, बिशन सिंह चौफाल समेत कई नेता हाईकमान के फैसले से नाराज थे। बताया जा रहा है कि ये नेता वरिष्ठता को तवज्जो नहीं दिए जाने से खफा थे। बात उस वक्त और बिगड़ गई जब ये खबरें आई कि ये नेता धामी के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुट गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बगावत का केंद्र बना यशपाल आर्य का घर, जहां सभी नाराज और सीनियर नेता जुटे। यहां आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। कृपा करो, आपको हमेशा बाइट देते हैं लेकिन कहते हैं ना, सियासत में जिस तरह विरोध की लहर तेजी से उठती है, वैसे ही तेजी से गिरती भी है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड बीजेपी में हुआ जब नाराज सतपाल महाराज से मिलने के लिए पुष्कर धामी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इसी तस्वीर से सारी पटकथा बदल गई। शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर धामी ने सिर्फ सतपाल महाराज से ही मुलाकात नहीं की, वो हर उस सीनियर नेता से मिले जो धामी को कमान सौंपे जाने से असंतुष्ट था। नाराजी के कहाँ है? कब कहाँ पर आए नाराज? आप सब मंत्रियों नहीं, आप सीनियर थे, आप दावेदार थे। दावेदार वाला तो शब्द ही हट गया। नाराज कौन चल रहा है? तब नाराज कोई नहीं चल रहा है, वो कोई नाराज नहीं। सतपाल महाराज, कोई नाराज नहीं है। शपथ लेने बताया जा रहा है कि पुष्कर धामी के मान मनोबल अभियान का ही असर था कि तस्वीर बदली और पुष्कर धामी की कैबिनेट में वो सभी चेहरे आए जो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मंत्रिपरिषद में थे। शपथ ले ली है, क्या कहना चाहिए, तो कैसे बधाई दी? मैंने बधाई दी है। मैं उनके यशस्वी भविष्य की कामना करता हूं और एक युवा मुख्यमंत्री बने हैं। निश्चित रूप में युवाओं में काफी इसमें वो होगा, एक विश्वास बढ़ेगा और इंस्पिरेशन। बहरहाल 116 दिन में ही उत्तराखंड से तीरथ की सत्ता चली गई और पुष्कर धामी नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन धामी के सामने बहुत कम दिन बचे हैं और इसी कम समय में उन्हें खुद को साबित करना होगा, क्योंकि उत्तराखंड में अगले साल ही चुनाव हैं। बड़ा सवाल ये कि केंद्रीय नेतृत्व और उत्तराखंड की जनता को वो कितना रास आते हैं, और क्या पुष्कर चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगाएंगे या पार्टी एक नए चेहरे पर दांव आजमाएगी। ब्यूरो इनपुट के साथ किशोर सिंह रावत की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ के आउटर रिंग रोड का मुआयना करने पहुंचे। बीकेटी के पास उन्होंने प्रोजेक्ट के काम की समीक्षा की और जल्द काम पूरा करने का निर्देश भी दिया। लखनऊ वालों को साल 2022 में इस प्रोजेक्ट का उपहार मिल सकता है। इसमें शहर के बाहर निकलना आसान हो जाएगा, बड़ी गाड़ी शहर के अंदर नहीं जाएगी और जाम से निजात मिलेगा। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दिसंबर माह तक 104 किलोमीटर की लंबाई वाले आउटर रिंग रोड का 80% निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और सरकार ने मई 2022 में इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा है। अनुमान के मुताबिक निर्माण होने के बाद प्रतिदिन 42,000 से ज्यादा गाड़ियां आउटर रिंग रोड से गुजरेंगी और इससे शहर के अंदर जो गाड़ियां बड़ी पहुंचती हैं उनका लोड कम होगा, जाम से छुटकारा मिलेगा। राम मंदिर निर्माण में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करने और कोरोना काल में मृत आत्माओं की शांति के लिए अयोध्या के संतों ने
सरयू तट पर पूजा अर्चना की। इस दौरान साधु संतों ने मां सरयू को चुनरी भी अर्पित की। संतों ने मंत्रोच्चारण के बीच दुग्धाभिषेक किया। अयोध्या राम मंदिर निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मां सरयू से प्रार्थना भी की। साधु संतों का मानना है कि सरयू पूजन से विश्व की सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास और संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास की अगुवाई में अयोध्या सरयू तट पर पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगरा में लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और धोखा देने का मामला है, जहां पर आरिफ नाम के शख्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना सदर में मुकदमा दर्ज कराया गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आरिफ हाशमी उर्फ आदित्य आर के खिलाफ विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। महिला का आरोप है कि लखनऊ में पार्टी कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात आदित्य आर नाम के युवक से हुई। आदित्य ने खुद को वुड वर्ल्ड इंडिया ऐशबाग में टिम्बर कारोबारी बताया। इसके बाद आदित्य ने महिला के साथ टीका लगवाकर फोटो खिंचवाया और बदनामी का डर दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि आदित्य उर्फ आरिफ ने न सिर्फ उसे जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मारा पीटा, बल्कि होटल से होने वाली आमदनी पर भी कब्जा कर लिया। मामले के आरोपी आदित्य उर्फ आरिफ के फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन फोटोज में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, अखिलेश के साथ कटरीना कैफ, आम आदमी पार्टी सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ नजर आ रहा है। फिलहाल सदर इंस्पेक्टर को मामले की जांच सौंपी गई है। जांच में और क्या खुलासे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। एसपीडी साहब, एक मुकदमा थाना सदर में पंजीकृत हुआ है और लव जिहाद की धारा भी उसमें तरमीम है। क्या पूरा मामला है, किस किस तरीके से क्या पीड़िता ने अपना दर्द बयां किया, किस तरह से किन धाराओं मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए, थाना क्षेत्र सदर में एक पीड़िता के एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है वो उसने प्रस्तुत न किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश न किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386, क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें करता था ये। एसपीडी साहब, बसपा से निष्कासित पूर्व सांसद दाऊद अहमद पर लखनऊ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने रविवार की सुबह यहां रिवर बैंक कॉलोनी में दाऊद अहमद की 5 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। इसकी कीमत करीब 50 करोड़ बताई जा रही है। इसे गिराने में प्रशासन को 5 घंटे लगे। प्रशासन के मुताबिक दाऊद की बिल्डिंग अवैध तरीके से तैयार कराई गई। निर्माण के लिए पुरातत्व विभाग से एनओसी नहीं ली गई थी, जबकि विभाग बार बार नोटिस जारी कर रहा था। बावजूद इसके दाऊद ने अवैध निर्माण को नहीं करवाया। अब लखनऊ प्रशासन ने नगर निगम, एएसआई और पुलिस विभाग के साथ मिलकर बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया है। पूर्व सांसद दाऊद अहमद के अवैध निर्माण को वजीरगंज थाने के अंतर्गत तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडीएम बिजभूषण मिश्रा। सर, किस तरह का ये इमारत था और क्या क्या आदेश था, किस तरह से बनकर तैयार हुआ? ये रेजिडेंसी संरक्षित स्मारक है। उसके संरक्षित क्षेत्र के भीतर स्थित होने के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त निदेशक नई दिल्ली ने एक आदेश निर्गत किया था, जिसके अंतर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए जो निर्माणकर्ता उन्हें समय दिया गया था। निर्धारित समयावधि में चोटिल के द्वारा निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया, अतः अंतिम आदेश करते हुए जिलाधिकारी लखनऊ से यह रिक्वेस्ट की गई थी कि इसको निर्माण को ध्वस्त किया जाए। उसी के अनुपालन में इस समय ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। सर, प्रशासन की तरफ से अभियान चलाकर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, अभी भी लगातार किस तरह से कार्रवाई चल रही है? अभियान चलाकर कार्रवाई के अलग प्रकरण होंगे। वर्तमान समय में तो फिलहाल जो आदेश है, एक सिंगल आदेश है, उसका हम लोग अनुपालन करवा रहे हैं। बिल्कुल, ये थे एडीएम बिजभूषण मिश्रा, जिन्होंने बताया कि कोर्ट की तरफ से और पुरातत्व विभाग की तरफ से हस्तक्षेप था, जिसके बाद अब इस अवैध निर्माण को तोड़वाने की या ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षा हासिल करने के लिए मुस्लिम समाज के बच्चे मदरसों में जाते हैं, लेकिन कोरोना काल में मदरसे के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर भी गहरा असर पड़ा है, जिससे निपटने के लिए मदरसा बोर्ड ऐप बनाने पर तेजी के साथ विचार कर रहा है। ऐप के जरिए मदरसे के शिक्षक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे पाएंगे। इसको लेकर अब तक 1000 मदरसा शिक्षकों को आईआईटी कानपुर, आईआईएम के दिग्गजों ने ट्रेनिंग भी दी है। बादशाह समिति के सदस्य दानिश आजाद ने बताया कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे को योगी सरकार ने बखूबी पूरा करते हुए मदरसों को हाईटेक बनाने के लिए हर बेहतर कदम उठाया।
चला। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के बच्चे बड़ी संख्या में मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कोरोना काल के चलते काफी समय से वो मदरसों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके थे। योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मदरसा बोर्ड अब एक ऐप तैयार कर रहा है जिसके माध्यम से मदरसे के जो बच्चे हैं वो भी स्कूलों में न जाकर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।